हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग सीटेट का जो हिंदी का प्रश्न पत्र है, यानी कि 2015 का जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, इसलिए आपके लिए जो ये वीडियो आया है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो आप लोगों के वीडियोस आएंगे वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स नोट्स होंगे, इसलिए आप लोग कोई भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, देखिए प्रश्न 1 से 9 तक के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें अगर आपके जो 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें से एक सही होता है, उसको चूज़ करना होता है, लेकिन उसको जो ये पैराग्राफ दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करना होता है, ना कि अपने हिसाब से। तो देखते हैं, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। यह अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं। सीखने का सबसे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास सीखने के 2 स्रोत होते हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों की कल्पनाशीलता व उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सराबोर कर सकते हैं। शिक्षा और सीखना महज स्कूल की 4 दीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमय गतिविधियां नहीं हैं। वे तब भी होती हैं जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों को साथ साथ करते हैं। उदाहरण के लिए, धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मोज़ों को उनके जोड़ों के हिसाब से छांटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने से गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत की भी सीख मिलती है। एक दूसरे को कहानियाँ सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने का आधार है। उछल कूद करने वाले खेलों से बच्चे गिनती सीखते हैं और जीवन पर्यंत अच्छी सेहत का पाठ भी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगी कि सीखना मनोरंजक और बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। देखिए फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के पास सीखने के स्रोत में से एक है, तो माता पिता है या उत्सुकता है या अध्यापक है या पाठ्य पुस्तकें हैं। तो हमको आंसर कैसे देना है? हमको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो पैराग्राफ में आप देख लें, देखिए यहाँ पे है आपका इस लाइन में कि 2 स्रोत हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। देखिए, सभी बच्चों के पास सीखने के 2 स्रोत होते हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। अब इसमें देखिए ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे है उत्सुकता या कल्पनाशीलता, तो देखिए बी ऑप्शन पे आपका उत्सुकता है, तो आपका राइट आंसर उत्सुकता हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे साथ साथ काम करें, गृह कार्य मिलकर करें, मिलकर खाना बनाना सीखें या केवल छोटे और आसान काम करें। तो इसको भी आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों के साथ करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मोज़ों को उनके जोड़ों के हिसाब से छांट कर, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होता है, यानी जो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होता है
वो आपका होता है साथ साथ काम करें। आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि सीखना स्कूल के भीतर ही संभव है। माता पिता को बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए, या बच्चे रोजमर्रा के कार्यों से भी कुछ सीख सकते हैं। और देखिए डी ऑप्शन है, कहानी सुनना ही सीखने का एकमात्र आधार है। तो पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों को साथ साथ करते हैं, उदाहरण के लिए धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मोज़ों को उनके जोड़ों के हिसाब से छांटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने से गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत की भी सीख मिलती है। तो इससे देखिए आप लोगों का आंसर मिल जाता है कि बच्चे रोज़मर्रा के कार्यों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आप देख लें इसमें ऑप्शन है क्या कहीं पे, तो बच्चे रोज़मर्रा के कार्यों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चा स्वयं कहानियां बनाकर सुनाता है, सीखने के आनंद में डूब जाता है, अच्छी बहस कर सकता है, अच्छा नागरिक बन सकता है। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। गद्यांश के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए बच्चे की कल्पनाशीलता व उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सराबोर कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। स्वयं कहानियां बनाकर सुनाता है, सीखने के आनंद में डूब जाता है यानी सराबोर हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी सीखने के आनंद में डूब जाता है। उसके बाद क्वेश्चन जो है आपका वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है मनोरंजक शब्द है तो क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये है क्या। तो ये है आपका विशेषण, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका विशेषण है। और देखिए मनोरंजक शब्द विशेषण की भूमिका को दर्शाता है। मनोरंजक शब्द अपने आप में सभी का मन का रंजन करता है। किसका? तो मन का रंजन करता है। और गद्यांश में उल्लेख बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगे कि सीखना मनोरंजक और बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो इस अकॉर्डिंग मनोरंजक शब्द है तो विशेषण है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। जीवन पर्यंत शब्द का अर्थ है तो इसमें देख लेते हैं जीवन पर्यंत। तो जीवन पर्यंत देखिए जीवन भर हो गया, या जीवन का अंत हो गया, या सुखी जीवन का अंत हो गया, या जीवन और परिवार हो गया। तो जीवन पर्यंत शब्द का अर्थ जीवन भर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है। ए ऑप्शन है उत, बी ऑप्शन है सु, सी ऑप्शन है ता और डी ऑप्शन है कता। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए अगर आप लोग प्रत्यय के बारे में जानते हैं अच्छे से कि प्रत्यय कब लगाया जाता है और उपसर्ग कब लगाया जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन में कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि प्रत्यय किसको कहते हैं और देखिए और उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए प्रत्यय मतलब होता है पीछे, प्रत्यय पास से प्रत्यय और पास से पीछे हो जाता है, और उपसर्ग मतलब आगे हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहे हैं, प्रत्यय मतलब क्या होता है, तो प्रत्यय मतलब
अकॉर्डिंग देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है तो ता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका किनके क्यों प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करते आए हैं। ऑप्शन ए है माता पिता के, ऑप्शन बी है बच्चों के, ऑप्शन सी है समाज के और ऑप्शन डी है शिक्षकों के। तो देखिए बच्चों के क्यों का प्रश्न कौन देते चला आ रहा है, यानी कि देखिए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करते आए हैं। किनके प्रश्न का उत्तर ये पूछ रहे हैं। प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिएगा कि किनके प्रश्न का, ये नहीं पूछ रहे हैं कौन किस मतलब कौन आंसर दे रहा है, ये नहीं पूछ रहे किनके प्रश्न का, तो बच्चों के प्रश्न का। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद 9 क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, सीखने का बढ़िया तरीका है। ऑप्शन ए है प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी है उत्तर देना, ऑप्शन सी है विस्तार से समझाना और ऑप्शन डी है पुस्तक पढ़ना। तो देखिए पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ में देखते हैं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो देखिए क्यों ऐसा लगता है, देखिए कि जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते हैं। यह अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं, तो बच्चे सवाल पूछते हैं तो इस अकॉर्डिंग देखिए प्रश्न पूछना, तो जब इसका आंसर आपका हो जाता है प्रश्न पूछना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। इसमें देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 10 से 15। साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव होता है वह दिसंबर ही है। इस महीने की कोमल धूप मुझे मोह लेती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि यह साल भी बीतकर विगत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे धरती मैया के आंचल में ना जाने कितनी सदियां कितने बरस दुबक कर पीछे बैठे यानी छिपे बैठे हैं, फिर सोचता हूँ तो लगता है कि हर किसी के जीवन के बनने में ऐसे ही ना जाने कितने 12 महीने होंगे। इन्हीं महीनों के पल पल को जोड़कर हम आप सब अपने जीवन को संवारते बिगाड़ते हैं। किसानी करते हुए हमने पाया कि एक किसान 4-4 महीने में एक जीवन जीता है। देखिए ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि किसान का जीवन कितना कठिन होता है। उसको ना तो सर्दी ना गर्मी ना बारिश सब कुछ झेलना पड़ता है, वो हर चीज़ सहन करता है। शायद ही किसान पेशे में जीवन को इस तरह टुकड़ों में जिया जाता होगा। 4 महीने में हम एक फसल उपजा लेते हैं और इन 4 महीने के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं। हमने कभी बाबूजी के मुख से सुना था कि किसान ही केवल ऐसा जीव है जो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है। इसके पीछे उनका तर्क होता था कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवाह नहीं करता है कि फल अच्छा होगा या बुरा, वह सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुट जाता है। किसानी करते हुए जो एहसास हो रहा है उसे लिखता जाता हूँ, इस आशा के साथ कि किसानी को कोई परित्यक्त भाव से ना देखे। अंतिम महीने में मेरे जैसे किसान मक्का आलू और सरसों में डूबे पड़े हैं, इस आशा के साथ कि आने वाले नए साल में इन फसलों से नए जीवन को नए सलीके से सजाया संवारा जाएगा। चलते हैं, देखिए इसके क्वेश्चन जिस तरीके से हमने अभी पैराग्राफ से इसके क्वेश्चन हल किए उसी तरह से इस पैराग्राफ के भी क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है। तो कंकड़ पत्थर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सुख दुख, सी ऑप्शन है सजाया संवारा
और डी ऑप्शन है घास फूस। देखिए कंकड़ पत्थर आपका और सजाया सवारा और घास फूस ये आपके क्या हो जाते हैं, ये भिन्न नहीं है एक दूसरे के। लेकिन सुख दुख क्या है, ये भिन्न है क्योंकि ये विलोम हो जाता है आपका, है ना। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं, देखते हैं स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं, कौन जीते हैं, तो महापुरुष या विद्यार्थी या किसान या मजदूर। देखिए अभी आप लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा कि किसान क्या करते हैं, तो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं, कौन, तो किसान। तो इस अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाता है वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी किसान। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है, किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है, फसल तैयार होने पर या फसल बोने पर या फसल काट लेने पर या फसल बेच देने पर। तो देखिए पैराग्राफ से देख लेते हैं कि देखिए पीछे का तर्क होता है, देखिए आपका यहाँ पे आंसर इसमें पैराग्राफ में है कि देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए यानी किसानी करते हुए हमने पाया कि एक किसान 4 महीने में एक जीवन जीता है। शायद ही किसी पेशे में जीवन को इस तरह टुकड़े में जिया जाता है और 4 महीने में हम एक फसल उपजा लेते हैं। इन महीने में सुख दुख को फसल काटते ही मानो वो भूल जाता है। तो देखिए किसान क्या करता है, जब फसल काट लेता है तो अपने जो सुख दुख है उनको भूल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है फसल काट लेने पर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, किसान से बना किसानी शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो देखिए किसान में ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा किसानी बना है। तो इस अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि संज्ञा। उम्मीद करती हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है। तो नाम के लिए सब कुछ करना जरूरी है, या धन के लिए खेती करनी पड़ती है, या किसान दीन नहीं है, या किसान को कोई हीन ना समझे। तो इसको भी देखिए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही समझ लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ से ही आंसर देने हैं आप लोगों को, अपनी मर्जी से इसका आंसर नहीं देना है। तो इस आशा के साथ कि आने वाले नए साल में इन फसलों से नए जीवन को नए सलीके से सजाया संवारा जाए। और यहाँ पे देखिए वह सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के चरण की तैयारी में जुट जाता है। किसानी करते हुए एहसास हो रहा है कि लिखता जाता हूँ इस आशा के साथ कि किसानी को कोई परित्यक भाव से ना देखे, परित्य भाव से ना देखे, यानी किसान को कोई हीन ना समझे। इस अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो देख लेते हैं। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, यानी किसान को कोई हीन ना समझे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है क्योंकि सर्दी होती है, कोमल धूप अच्छी लगती है, साल बदलता है, या साल का अंतिम महीना होता है। तो इसको भी पैराग्राफ से देखते हैं। देखिए साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव होता है वह दिसंबर ही है। इस महीने को कोमल धूप मुझे मोह लेती है, यानी कोमल धूप अच्छी लगती है। और ऑप्शन में भी आपका देख लेते हैं, ऑप्शन आपका है कि कोमल धूप अच्छी लगती, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। तो सुनने में समस्या, या लापरवाही का होना, या उनकी मातृभाषा का प्रभाव, या उन्हें हिंदी ना आना।
तो देखिए इसका जो आंसर हो जाता है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि सुनने में समस्या है इसलिए वो यानी सड़क को सड़क बोल रहा है, ये आपका रोंग हो जाता है। उसके बाद बी ऑप्शन है लापरवाही का होना, ऐसा नहीं है, बच्चे लापरवाही से तो ऐसा नहीं बोलेंगे। और उनकी मातृभाषा का प्रभाव, क्योंकि देखिए मातृभाषा मतलब जो अपनी माँ से वो या अपने माहौल से सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं, और मातृभाषा से ही वो जो कुछ सीखता है वो जब लोगों के संपर्क में जाता है तो उसी तरह से वही भाषा बोलता है, तो इसलिए वो सड़क को सरक बोलता है। तो उनकी मातृभाषा का प्रभाव, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है आप, तो देखिए श्यामपट्ट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे। कुछ खास नहीं लग रहा ना, किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे, वो तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। और डी ऑप्शन है, उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो देखिए इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए बच्चों से कहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ऐसा नहीं है श्यामपट्ट पर उस त्योहार के बारे में लिख दिया है ना, ये भी गलत हो जाता है, बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है और डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में ... का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका योगदान है? तो क्षेत्रीय भाषा का, विदेशी भाषा का, या यानी शास्त्रीय भाषा का, या मातृभाषा का। तो बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। वो जैसे ही जन्म लेते हैं तुरंत से वो मातृभाषा सीखने लगते हैं। उनको ना तो इस भाषा को सीखने के लिए कहीं जाना पड़ता है, वो अपनी माँ के ही संपर्क में सीख जाते हैं, अपने घर वालों के, परिवार वालों के संपर्क में ये भाषा सीख जाते हैं, प्लस अपने जो पड़ोसी होते हैं उनके संपर्क में ये भाषा सीख जाते हैं। तो इसमें उनको कहीं भी कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती कि हाँ ये भाषा सीखे तो उनको डिग्री चाहिए, या जब सीखने जा रहे हैं तो उनको पुस्तक चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो मातृभाषा का। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भाषा की पढ़ाई। ऑप्शन ए है, भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, या समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, या बेहद जटिल और संवेदनशील है। तो इसका देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, तो ऐसा तो नहीं है। उसके बाद देखिए ये आपका रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट आपका यानी ए जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, हाँ ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, लेकिन पहले हम चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देख लेंगे उसके बाद में। देख लेते हैं, समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, तो ये भी सही नहीं है। और उसके बाद देखिए बेहद जटिल और संवेदनशील है, तो ऐसा भी नहीं, ये भी सत्य नहीं है। तो समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। सी ऑप्शन है, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, या डी ऑप्शन है, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। तो देखते हैं, देखिए उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, तो ये ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहा है। उसके बाद देखते हैं, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। कहीं पे देखिए सम्मान की अगर बात आती है तो वो जैसे परिवेश, सम्मान, इस तरह से अगर बच्चों का सम्मान हो रहा है तो वो ऑप्शन राइट होता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट हो जाता है, लेकिन अभी दो और अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए आप इसी को राइट मत मानिए। पहले हम लोग देख लेते हैं,
उसके बाद जो सबसे सही उत्तर होगा उसी पर टिक किया जाएगा, ठीक है ना। उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। तो बच्चों में अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने की बात हो रही है, तो ये भी नहीं सही है। उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। आपने सिर्फ प्रशंसा कर दी और बच्चों में आत्मविश्वास जाग गया, और उनका सम्मान का क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है। तो जो सबसे सही आंसर है, यानी जो सबसे सटीक उत्तर बैठ रहा है, वो उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कहीं कहीं पे आपने अब तो ऐसा खैर नहीं है, क्योंकि बच्चे पहले क्या करते थे, या जैसे कि अगर अपनी मातृभाषा का यूज़ कर देते थे तो दूसरे बच्चे उनको हंस भी लेते थे, और कहीं कहीं तो आज भी ऐसा है। लेकिन बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। गुरुजन को यही चाहिए, यानी जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक शिक्षिका, उनको क्या चाहिए कि बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। इससे क्या होता है, उन लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि वही वो जब से उन्होंने जन्म लिया है तब से वो मातृभाषा में ही उनको हर चीज़ समझ में आ रही है। तो जब शिक्षा दी जाए तो उसी भाषा में दी जाएगी, तो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से जो शिक्षा होगी उसको ग्रहण करेंगे। और बाद में जब सामाजिक संपर्क में आएंगे और विद्यालय के संपर्क में, यानी विद्यालय के संपर्क में भी तो आना सामाजिक संपर्क ही तो है। तो जब संपर्क में आएंगे तो वो तो भाषा सीखते ही चले जाएंगे, वो नियम भी सीखेंगे, हर तरह के मेथड, हर तरह के सूत्र, हर चीज़ सीखेंगे। लेकिन उनको अगर स्टार्टिंग मातृभाषा से की जाए, यानी कराई जाए, तो बेस्ट होता है। इसलिए देखिए, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ज़्यादा हो गया, खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतः वे डॉट से ग्रसित होते हैं। अब यहाँ पे लेखन का हो रहा है, लेखन की बात हो रही है, और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें कंफ्यूजन आ जाती है कि डिस्ग्राफिया है या डिस्कैल्कुलिया है या डिस्फोनिया है या डिसलेक्सिया है। तो इसको देखिए, थोड़ी सी ट्रिक लगाकर अगर समझें तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो लेखन अक्षमता क्या होती है? देखिए, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतः वो ग्रसित होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लिखने में उनको कठिनाई आ रही है तो लेखन अक्षमता होगी। लेकिन इसको और क्या कहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपका इसी तरह से ही आ जाए। हो सकता है लेखन क्षमता ना हो, सिर्फ डिस्ग्राफिया लिखा हो, गणितीय अक्षमता ना लिखा हो, डिस्कैल्कुलिया लिखा हो, स्वर अक्षमता ना हो, डिस्फोनिया लिखा हो, और पठन अक्षमता ना हो तो डिसलेक्सिया लिखा हो। तो देखिए, इस तरह से हम समझ लेते हैं लेखन अक्षमता को क्या कहते हैं, तो डिस्ग्राफिया, ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं ट्रिक वाइज कि डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ लिखते हैं ना हम, कहते नहीं है कि पैराग्राफ है ना, ऐसे समझते हैं। देखिए, ट्रिक तो इसी तरीके से लगाई जाती है। ये चीज़ें तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ट्रिक का मतलब ये होता है चीज़ें याद रहें और समझ में आ जाएं। तो पैराग्राफ, तो लेखन क्षमता हमने पैराग्राफ लिखा, किसमें लिखा, तो डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में देखिए, डिस्ग्राफिया में गाया, ग्राफिया और ग्राफ, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लिखने की अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया। और तो देखिए, ग्राफ किसी में नहीं है, डिस्कैल्कुलिया में भी नहीं है, डिस्फोनिया में भी नहीं है, डिसलेक्सिया में भी नहीं है, लेकिन डिस्ग्राफिया में ग्रा है, यानी पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, पैराग्राफ में लिखने में लेखन अक्षमता है, और वो किससे, तो डिस्ग्राफिया, यानी लेखन अक्षमता को क्या कहते हैं, तो डिस्ग्राफिया। उसके बाद गणितीय अक्षमता को देख लेते हैं। देखिए, जैसे कहते नहीं है कि इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करना होता है ना, जब हम जोड़ते हैं, मान लीजिए 2 और 2 कितने हुए, तो कैलकुलेट करते हैं, 2 और 2 4 हुए, तो उसको कैलकुलेट करना। तो गणितीय अक्षमता, ये चीज़ तो आप वैसे भी नहीं भूलेंगे कि गणितीय अक्षमता मतलब डिस्कैल्कुलिया। उसके बाद स्वर अक्षमता, तो डिस्फोनिया। अब देखिए, स्वर अक्षमता यानी बोल रहे हैं हम, ठीक है, हम अपनी बात को किसी से कह रहे हैं, और मान लीजिए हम फ़ोन पे कह रहे हैं, तो फ़ोन पे फोनिया, डिस्फोनिया, हम अपनी जो हमारे जो स्वर अक्षमता है उसको फ़ोन पे कह रहे हैं, तो डिस्फोनिया। फिर पठन अक्षमता, तो डिसलेक्सिया, ठीक है ना। तो डिसलेक्सिया कैसे समझेंगे, तो डिसलेक्सिया हम समझेंगे
पठन अक्षमता को हम लर्निंग से समझेंगे। लर्निंग में देखिए एल आता है और डिसलेक्सिया में भी एल आता है, और पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। आप इस तरीके से समझ गए। मतलब ये चीज़ होती है कि बस चीज़ें समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर आपका है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान कराती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या कह रही हैं कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ। बहुभाषिकता, बहुत सी भाषाओं का, इसलिए मैं क्या करती हूँ, श्यामपट्ट पर हिंदी के शब्दों के अर्थ 2 भाषा में अवश्य लिखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुभाषिकता को दे रही हैं बढ़ावा। ये देखिए, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। हाँ, ये चीज़ सही है, क्योंकि अगर बच्चे को आप अपनी मातृभाषा में, उसकी मातृभाषा में कहने की आज़ादी देंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा। और सी ऑप्शन है, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। पुस्तकों का आदर तो वैसे भी करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुभाषिकता तो नहीं झलक रही है। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान कराती हूँ। तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर यानी जो सबसे सही उत्तर है वो आपका, यानी ऑप्शन है वो आपका है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। जहाँ पे मातृभाषा की बात आए तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा, है ना। फिर मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वर्णों की पहचान या पढ़ने की गति या अर्थ एवं अनुमान या शब्दों का उच्चारण। देखिए, पढ़ने में जो स्किल, कौशल मतलब होता है स्किल, तो वर्णों की पहचान, हाँ सही है, वर्णों की पहचान तो होनी चाहिए। पढ़ने की गति तो आएगी, जब बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो गति तो आ ही जाएगी। लेकिन अर्थ एवं अनुमान, अगर बच्चों को अर्थ नहीं पता है और अनुमान वो नहीं लगा सकता है, अर्थ एवं अनुमान का उसे ज्ञान नहीं है, तो वर्णों की पहचान, पढ़ने की गति, शब्दों का उच्चारण, ये सब वो कैसे कर पाएगा। तो सबसे पहले अगर ज़रूरी है तो वो अर्थ एवं अनुमान। देखिए, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थ एवं अनुमान, यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पढ़ने में सबसे ज़्यादा अर्थ और अनुमान, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर की यहाँ पे बात हो रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और यही पे क्वेश्चन डिपेंड होता है कि आंसर इसका क्या होगा, जो ये क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आप ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है ना। तो जिनमें तुकबंदी हो, तुकबंदी, प्राथमिक स्तर पर बच्चे आए हैं पढ़ने और तुरंत तुकबंदी करने लगेंगे, गलत है। जिसमें मूल्य हो, ये भी गलत है। जिसमें गयता हो, यानी बच्चों को, जिसमें गयता हो, या यानी जैसे कि कहते हैं नहीं, कविताएं बच्चों को पसंद होती हैं ना, तो ये ऑप्शन राइट लग रहा है। लेकिन अभी एक आपका ऑप्शन और है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो, नवीन शब्द, नए नए शब्दों का भंडार हो। तो हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों के, मतलब जैसे कि हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं और उनमें नवीन शब्दों का भंडार हो गया, तो ये सब सेकेंडरी हैं। लेकिन जो फर्स्ट में है वो आप समझें, देखिए वो क्या है, तो जिनमें ज्ञता हो, यानी बच्चे क्या करते हैं प्राथमिक स्तर पर तो कविताएं पसंद करते हैं, और जिनमें ज्ञता हो, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि उचित नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं और भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, और बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है।
देखिए अर्जन होता क्या है, भाषा अर्जन कैसे आती है बच्चों में। तो भाषा अर्जन यानी अर्जित करना। बच्चे स्टार्टिंग से ही जन्म लेते हैं, उसके बाद से अपने आप से ही चीज़ों को अर्जित करने लगते हैं। तो क्या इसके लिए क्या होता है, बच्चे छोटे हैं, वो उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया या वो उन्होंने पुस्तकों का ज्ञान ले लिया, ऐसा नहीं ना। तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो ये आपका पॉइंट सही है। और उसके बाद भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, देखिए ये आपका गलत है। उसके बाद देखिए भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, हाँ ये ऑप्शन सही है। और बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, ये चीज़ भी सही है। देखिए ये आपके 3 ऑप्शन तो सही हैं। और लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो नहीं है वही सही है। तो इसलिए आपका भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये गलत है और गलत ही यहाँ पे सही करना है। इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, लेकिन रियल में क्या चीज़ है, भाषा अर्जन के लिए कोई नियम नहीं होते। बच्चे अपने आप से परिवेश में रह के, अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ रहकर और अपने पड़ोसियों के साथ रहकर ये भाषा यानी अर्जित कर लेते हैं। भाषा जो होती है वो अर्जित कर लेते हैं। तो इसके लिए किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिका बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना। ऑप्शन बी है स्वतंत्र एवं मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन सी है राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना। और ऑप्शन डी है बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें देखिए लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना, तो क्या ये सही है, ये नहीं सही है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। और स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये आपका कुछ हद तक सही है। लेकिन अभी 2 ऑप्शन कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए पहले 2 ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम टिक करेंगे जो सबसे सही सटीक आंसर होगा। राजभाषा को अनिवार्यता पढ़ाना और बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। तो इस तरह आपके 3 ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाते हैं। आपका जो राइट आंसर है स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, आज की सीरीज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, जांच सूची या रेटिंग स्केल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका देखिए लिखित परीक्षा तो नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है, तो लिखित परीक्षा तो नहीं है। और देखिए पोर्टफोलियो और उसके बाद जांच सूची ये भी नहीं है, रेटिंग स्केल। इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन वो राइट हो जाता है, यानी कि पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो एक छात्र का व्यवस्थित संग्रह है, यानी देखिए पोर्टफोलियो क्या है, तो एक पोर्टफोलियो छात्र का व्यवस्थित संग्रह होता है। और पोर्टफोलियो में एक प्रकार का फाइल होता है, क्या होता है, तो फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन से सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है। यानी किसी बालक की क्या उपलब्धि है, क्या कमियां हैं, इन सभी जानकारी को पोर्टफोलियो में रखा जाता है, इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधियां सबसे कम प्रभावी हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे कम प्रभावी पूछ रहे हैं। कहानी को अपने शब्दों में कहना
या कहानी को दोहराना, या कहानी का अंत परिवर्तित करना, या कहानी को आगे बढ़ाना। तो इसका देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी कि कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है, तो कहानी को दोहराना ये सबसे कम है। और कहानी को अपने शब्दों में कहना ये होता है कहानी का अंत परिवर्तित करना और कहानी को आगे बढ़ाना। लेकिन जो कम का यहाँ पे पूछ रहे हैं तो कहानी को दोहराना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इस अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कहानी को दोहराना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दें। थैंक यू।